हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैथ पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास लेके आई हूँ। क्लास नंबर 8 है ये। इससे पहले और क्लासेस जो हो चुकी हैं आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका साइंस मैथ पेडागोजी का जो भी सिलेबस है टोटल कंप्लीट होगा। साथ में पेपर 1 का फैक्चुअल वाली चीज़ें सारी कंप्लीट होंगी, मतलब कि मैथ वाली चीज़ें। और ये जो पेडागोजी वाला पोर्शन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ही। ये क्वेश्चन है, आप देखिए। इसके बाद पेडागोजी की क्लास में आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। आपका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किस में शीर्ष नहीं होता। जो 3D शेप्स की ये आकृतियाँ दी गई हैं, मैं कल 3D और 2D आपको पढ़ाई थी कि कौन कौन से शेप हैं जो 3D में आते हैं, 2D में आती है। ये सारे 3D के शेप्स हैं। इसमें किस में शीर्ष नहीं होता, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो आपका पिरामिड, ये तो आपको आ ही रहा होगा, शंकु और गोला। गोला तो ये होता है, इसी में शीर्ष नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो शंकु है, इसका आकार तो आपको पता ही होगा, ऐसे बनता है कोन। और जो पिरामिड है ये कैसे बनता है, 3D ये भी होता है। ये ऐसे बनता है, 3 आकार होता है, ये 3D टाइप का होता है, ऐसे बनता है। और जो प्रिज्म है ये तो ऐसे ही बनता है, 3D ये भी होता है। ये प्रिज्म हो गया, ये पिरामिड हो गया, ये शंकु हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पाई चार्ट, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में पेडागोजी से। कभी कभी पूछ लेता है कि पाई चार्ट क्या है। ऐसे तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ये पूछ लेगा कि जो चित्रात्मक रूप में दर्शाता है या फिर पूरे और अंश के बीच में संबंध दिखाना हो तो क्या, कौन सा शेप, कौन सा चार्ट काम में आएगा। तो जो पाई चार्ट है ये क्या होता है, एक ज्यामितीय निरूपण है। ये सारे पाई चार्ट हैं, दंड आलेख हैं, सारे ज्यामितीय निरूपण हैं, ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं। ये क्या होता है, पाई चार्ट का काम होता है, एक पूरा है, इसी में कई पार्ट बना दिए जाते हैं कि 40% ये है, 30% ये है, इसी के बीच में पूरे से। और जो ये अंश इसका बना हुआ है, इसमें जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, जो संबंध बनता है, यही क्या हो जाता है, पाई चार्ट हो जाता है। पाई चार्ट के थ्रू हम इनके बीच में जो संबंध होता है हम जानते हैं। किसके थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू। अब चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे एक ज्यामितीय निरूपण है जो पूरे और अंश के बीच में संबंध को दर्शाता है कि पूरा कितना है और अंश उसका कितना है। फिर है, यह डाटा को चित्रात्मक रूप में दर्शाता है। यह डाटा जो है उसको चित्रात्मक रूप में दर्शाता है, फिगर टाइप का होता है। अभी दिखा रही हूँ फिगर भी आपको, जिससे डाटा सेट के अनुपातिक भागों और संरचना को देखना और समझना आसान हो जाता है। अब चलिए फिगर के माध्यम से आपको समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका रहा पाई चार्ट। इसमें ये जो टोटल है, कलर चेंज कर लेती हूँ, ये आपका टोटल वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, ये होल हो गया, होल पार्ट हो गया, पूरा हो गया। और इसमें आपको क्या अलग अलग दिखाया गया, ये 25% है, ये 18.6% है, ये इतना परसेंट है। ये जो अलग अलग पार्ट दिखाया गया, ये पूरे का साथ में अलग अलग जो इसका अंश है, इसके बीच में क्या कर रहा है, संबंध ही तो दिखा रहा है। इसके बीच में क्या रिलेशन है यही तो बता रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि अगर पूरे और अंश के बीच में कोई चीज़ संबंध दिखाना हो तो हम क्या, किसका उपयोग करेंगे, तो पाई चार्ट का उपयोग करेंगे। ये क्या है, एक ज्यामितीय निरूपण है। इसमें फिगर यूज होता है, तभी तो फिगर है, ये फिगर यूज होता है। अभी क्वेश्चन भी इस पर करेंगे तो और क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। नेक्स्ट आपका हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम होता है ये भी इसी टाइप का कुछ होता है। यह भी एक क्या है, ग्राफ है जो संख्यात्मक डाटा को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें संख्या आ गई, संख्या जो डाटा है इसको चित्र के रूप में इसको प्रदर्शित करता है, दिखाता है। इसके माध्यम से आंकड़ों का वितरण दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा है, 2001 में कितना रहा है, 200 रहा है, 2001 में 200 रहा है, 2002 में रहा है 300, 2003 में रहा है ये 400। तो ये दिखाता है कि हाँ, ऐसे हम ग्राफ बना लेंगे, 2001, 2002, 2003 ऐसे दिखा देंगे। इधर हम दिखा देंगे कितना ये बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो यही हो गया हिस्टोग्राम। ये क्या करता है, आंकड़ों का वितरण करता है। ये वितरण ही तो हो रहा है, 2001 में इतना हुआ, 2002 में इतना हुआ, 2003 में इतना हुआ। अब फिगर देखते हैं यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो, ताकि ये देखिए आपका फिगर हुआ, यही आपका हिस्टोग्राम है, जिसमें दिखाया गया है, जो भी ये मेंशन किया गया है कि 2012 जब चल रहा था तो कहाँ था ये ग्राफ, ये 100 था। प्रॉफिट दिखाया गया है, यहाँ पे लाभ दिखाया गया है। 2012 में लाभ कितना था, 100 था। वहीं 2013 था तब लाभ कितना हो गया, 50 बढ़ गया, 150 हो गया। 2014 में जो लाभ हुआ वो कितना हो गया, 200 हो गया, फिर 50 बढ़ गया। 2015 में कितना हो गया, 150 हो गया, 50 यहाँ पे डाउन चला गया। तो क्या हो रहा है, ये आंकड़ों का विवरण दिखा रहा है। ऐसे ग्राफ जहाँ भी आपको दिखे जो आंकड़ों का वितरण दिखाए वो क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है, आंकड़ों का वितरण। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि आंकड़ों का वितरण दिखाने के
लिए कौन सा ग्राफ यूज़ होता है, तो आप क्या लगाएंगे, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम दिखाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ वहाँ पे पहला पाई चार्ट था जो पूरे और अंश के बीच में रिलेशन को दिखाता था, और दूसरा आपका हिस्टोग्राम आया जो आंकड़ों के वितरण को दिखाता है। अब तीसरा देखते हैं चित्रलेख। ये चित्रलेख है आपका, ये क्या दिखाएगा, चित्रलेख होता है, इसमें चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता है, चिन्ह और चित्र इस्तेमाल किए जाते हैं। आप पहले समझिए, ये भी डाटा को, सारे डाटा को प्रेजेंट करेंगे। कोई गोल वाले में करेगा, पूरे और अंश के बीच बीच में दिखाएगा तो वो पाई चार्ट हो जाएगा। कोई आपका ग्राफ के पे करेगा तो वो आंकड़ों का वितरण जब होगा, वितरण शब्द याद रखिएगा, वितरण शब्द याद रखिएगा, वितरण का अर्थ होता है डिवाइड करना, बांटना किसी चीज़ में, तो ये हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम। फिर कोई फिगर के माध्यम से आंकड़ों को दिखाएगा, इसमें नंबर्स, इसके पहले जो यूज़ किए जा रहे थे उसमें नंबर्स यूज़ किए जा रहे थे, तभी तो 100 था, फिर 100 से 150 हो गया, 150 से हो गया आपका 200 हो गया, फिर 200 से 50 डाउन चला गया था तो 150 हो गया, ऐसे दिखा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा चित्रलेख, चित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा कि मान लीजिए ABC 3 बॉयज़ हैं जिनके नाम ABC हैं, इसके पास मान लीजिए कोई 2 पेन है, तो यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि ये 2 पेन है, 2 पेन है इसके पास, और यहाँ पे इसके पास अगर 3 पेन है तो ये दिखाया जाएगा फिगर के माध्यम से कि हाँ इसके पास क्या है, 3 पेन है। तो ये आपका हो गया चित्रलेख। तो यहाँ पे पेन का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं मैथ में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये घोड़े की सवारियाँ हैं, लोग कितने घोड़े किसके पास है, कितनी सवारियाँ, मिंग जो है इसके पास 4 है। देखिए क्या दिखाया गया, ये नहीं लिखा गया 4, इसको चित्र ही घोड़े का बना दिया गया, हॉर्स जो है इसका चित्र ही बना दिया गया कि 4। हाँ, वरुण के पास 3 है तो इसका फिगर ही टोटल बना दिया गया। अब देखिए मैं क्या गिन रही हूँ, 1 2 3 नहीं गिन रही हूँ। अब यहाँ पे एक टर्म में मैं कल पढ़ाई थी आपको, जहाँ पे बिना गिने, यहाँ पे क्या था, बहुत कम नंबर थे, बहुत कम नंबर का समूह था, 3 का बस समूह था, ग्रुप था ये, और इसको मैं क्या की, क्या गिनी, मैं गिनी नहीं, बिना गिने मैं बोल दी कि ये 3 है, तो यही क्या है, सबजाइटिंग है, जो मैं कल पढ़ा चुकी थी, पासा वाला, जिसमें आंसर सही था। फिर क्या हुआ आपका, अब दूसरी तरफ चले गए थे, अब फिर आते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर्स का यूज़ ना करके फिगर का यूज़ किया गया, यही आपका चित्रलेख होगा। तो श्रुति के पास कितने थे, 6 थे, तो यहाँ पे भी नंबर्स का यूज़ ना करके फिगर दिखा दिया गया, 6 घोड़े बना दिए गए। यहाँ पे इसके पास कितने थे, इसके पास भी 6 थे, तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया। ये होता है आपका चित्रलेख, ये भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर है आपका दंड आलेख या बार ग्राफ। जो दंड आलेख होता है और जो हिस्टोग्राम होता है, इन दोनों में समानता होती है, तो इन दोनों में आपका हिस्टोग्राफ, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दंड आलेख या बार ग्राफ जिसे बोला जाता है, इसमें क्या होता है, आंकड़ों को आयताकार दंडों के जरिए दिखाया जाता है। उसमें भी तो आयताकार ऐसे ऐसे दिखाए गए थे, इसमें भी यही किया जाता है। अब फिर देखते हैं क्या है, इसका इस्तेमाल आंकड़ों की तुलना के लिए, उसका हिस्टोग्राम का किस में किया जा रहा था, वितरण के लिए, 2001 में इतना, 2002 में इतना, वितरण के लिए, इसका आंकड़ों की तुलना के लिए। वहाँ जो मैं बोल दे रही थी कि यहाँ पे 50 कम हो गया, वो जो तुलना कर रही थी मैं, वो दंड आलेख हो गया, वहाँ पे बार ग्राफ हो गया। जबकि जो वितरण होता है, दर्शाना, बस वहीं तक हिस्टोग्राफ था ये। जैसे आप देखिए, अभी मैं बता रही हूँ, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आंकड़ों की तुलना, बस याद रखिएगा दोनों शब्द, यहाँ पे आंकड़ों की तुलना, और जो हिस्टोग्राम होता है वहाँ पे क्या होता है, वितरण होता है, आंकड़ों का, नंबर्स का वितरण होता है। यहाँ पे देखिए आंकड़ों की यहाँ पे तुलना हो रही है, इसीलिए सबको एक में मर्ज कर दिया गया है। ये देखिए, ये इतनी हाइट है इसकी, इसकी इतनी है, फिर ये इससे बढ़ गया, फिर ये डाउन चला गया, फिर ये यहाँ पे, फिर ये डाउन चला गया, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आंकड़ों की तुलना हो रही है। लेकिन वही जहाँ पे तुलना हो वो आपका बार ग्राफ होगा या दंड आलेख होगा। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, ओनली नंबर्स, आप कंपैरिजन मत करिए, ओनली नंबर्स जो हैं वो हिस्टोग्राम हो गए आपके, यही दोनों अंतर होता है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अभिगृहित से क्वेश्चन बनता है, एक्सियम जो होता है अभिगृहित होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। अवगृहित किसे कहा जाता है, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको क्या किया जाता है, जिनको सिद्ध नहीं किया जाता है, जिनको क्या किया जाता है, सिद्ध नहीं किया जाता है। बस वो क्या होते हैं, जैसे बोला जाता है कि कोई भी 2 बिंदु है, उससे एक ही रेखा खींची जा सकती है, यूनिक रेखा एक ही खींची जा सकती है। कोई भी ऐसे अक्सर क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से पूछा जाता है, किसी भी 2 बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ओनली 1 यूनिक रेखा एक ही खींची जा सकती है। तो क्या इसको क्या किया जाता है, इसको ये
एक्सियम है आपका, ये क्या है आपका अभिगृहित है, इसको सिद्ध नहीं किया जाता है, ओनली मान लिया जाता। तो यही है ऐसा कथन जिसे सत्य माना जाता है, सत्य ये माना जाता है, जिसे सिद्ध नहीं किया जाता है। ये क्योंकि ये स्वयं में प्रूफ होते हैं। जो प्रूफ होता है उसे कैसे प्रूफ करोगे, ये खुद में एक प्रूफ होता है, इसीलिए इसको प्रूफ नहीं किया जाता। एक्सियम जो होता है आपका अवगृहित जो होता है। अब एग्जाम्पल कुछ देखिए, अवगृहित के इससे भी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूक्लिड का जो अवगृहित दिया है, यूक्लिड ने जो अवगृहित दिया है ज्यामिति के अनुसार से, तो उससे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया है। अवगृहित जो आपका है इसको दे दिया जाएगा, जो 4-5 इन्होंने दिया है उसको लिख दिया जाएगा हूबहू सेंटेंस में, और फिर पूछा जाएगा किसके द्वारा दिया गया। कई साइंटिस्ट मैथमेटिक्स के नाम दे दिया जाएगा। तो इनका जो अवगृहित है उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनका अवगृहित जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ओनली वन यूनिक लाइन खींची जा सकती है। ये यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। तो ये क्या है, ये अवगृहित है, यही अवगृहित है। अब देखिए प्रमेय क्या होता है। प्रमेय जो होता है ये कोई ऐसा सिद्धांत या नियम जिससे या कथन जिसे सत्य साबित किया जा सकता है, वही प्रमेय होता है। प्रमेय को क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है प्रमेय का। 1 मिनट में PDF चेंज करती हूँ। इसमें जो यूक्लिड का अवगृहित है टोटल नहीं दिए गए हैं। ओके, ये रहे, ये आपके यूक्लिड के जो अभिगृहित हैं इनको जान लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर है वे एक दूसरे के भी बराबर होंगी। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई एक ही चीज़ है, मान लीजिए 3 है, ये इधर भी 3 है, ये 3 अलग अलग है, अगर ये इसके बराबर है तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो यही बोला जा रहा है कि हाँ ये इसके आपस में भी बराबर होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ऐसे इसी प्रकार से मान लीजिए एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, एक तीसरी संख्या C है। जैसे A मान लीजिए C के बराबर है और B भी क्या है, C के बराबर है। A भी C के बराबर है, B भी C के बराबर है, तो क्या A B आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे। तो यही बोले हैं यूक्लिड, बराबर होंगी। सेकंड इन्होंने बताया कि अगर बराबर चीज़ों को बराबर चीज़ों में जोड़ा जाए तो पूरा भी बराबर हो जाएगा। अगर कोई भी बराबर चीज़ें हैं बराबर चीज़ों में जोड़ा जाए तो पूरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर चीज़ें बराबर चीज़ों में, मान लीजिए एक इधर भी था एक इधर भी था, अब दोनों बराबर चीज़ें थी, बराबर चीज़ थी। अब एक बराबर ही चीज़ें दोनों में जोड़ी जाए, मान लीजिए दोनों में 2 जोड़ दिया गया, +2 कर दिया गया, +2 इधर भी कर दिया गया, तो 3 = 3। तो यही बोला गया है कि पूरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया। फिर है अगर बराबर चीज़ों को बराबर में से घटाया जाए तो वही है, अगर 2 2 बराबर थे, बराबर चीज़ों को घटा दीजिए, -1 इसमें से भी कर दीजिए, इसमें से भी 1 1 = 1, पूरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। घटाने का, एक जोड़ने का, एक आपस अगर किसी तीसरे से बराबर है तो आपस में भी बराबर होंगे, 3 हो गए। आपका चौथा हो गया, जो चीज़ें एक दूसरे के से मेल खाती हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये भी हो गया। फिर है एक ही चीज़ के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कि एक ही चीज़ A है और इधर भी A था, तो क्या इसका दुगना बराबर नहीं होगा, 2A नहीं हो जाएगा, सही है, दोनों का दुगना बराबर हो जाएगा। फिर है एक ही चीज़ के आधे परस्पर बराबर होते हैं, वही आधा परस्पर बराबर। एक इसमें 4 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो पहले जोड़ देने वाला, सेम चीज़ें जोड़ी जाएंगी तो बराबर होता है। घटाने वाला, आधे वाला और दुगने वाला, 4 ये हो गए। चौथा अगर आपस में मेल खाती है तो आपस एक दूसरे के बराबर होंगी, 5वां ये हो गया। और 6वां आपका ये हो गया कि ये वाला, पहला वाला, जो चीज़ एक दूसरे के बराबर होती है वे एक दूसरे से भी बराबर होती हैं। तो ये हो गया टोटल, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब हम देखते हैं थ्योरम क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। कोई ऐसा सिद्धांत या नियम कथन जिसे सत्य साबित किया जा सके। कभी कभी आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये जो अभिगृहित होता है, एक्सियम होता है और थ्योरम होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस यही होता है कि वो खुद प्रूफ है। वो क्या है, जो गृहीत है ये खुद में प्रूफ है। इसे प्रूफ करने की, प्रूफ को क्या ही प्रूफ करोगे, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थ्योरम होता है इसे प्रूफ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसे प्रूफ किया जाता है। जैसे कि प्रमेय को क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय, एग्जाम्पल आप देखिए, हम यही तो पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है आपका, कर्ण हो गया, आधार हो गया और इधर लंब हो गया, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है। प्रमेय को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जा सकता है, सत्य साबित किया जा सकता है। जैसे त्रिभुज का पाइथागोरस का प्रमेय। अब गणित में होने वाली जो अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ होती हैं उनको लेके हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए। पहली बात तो त्रुटियाँ जो होती हैं इन्हें हमें लर्निंग प्रोसेस का क्या मानना चाहिए, पार्ट मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये
किसी चीज़ को जानने का, स्टूडेंट के बारे में जानने का एक स्रोत है, सोर्स है। तीसरी ये है कि इससे जो छात्र होते हैं वो भी अपनी गलतियों को समझते हैं और सीखते हैं, सीखने का एक अवसर मिलता है। मार्गदर्शन का काम करती है, अगर त्रुटियां पता ही नहीं चले तो हम टीचिंग मेथड अपना चेंज कैसे करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ाना है टॉपिक, हम त्रुटियों के द्वारा ही जान पाते हैं कि बच्चे किस लेवल में है। तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। कोई बच्चा त्रुटि करेगा तभी आप जान पाएंगे कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये शिक्षक उसकी कक्षा में पाठ्य योजना, जो नेक्स्ट ये आपको चैप्टर पढ़ाना है उसमें लेसन प्लान बनाते टाइम क्या करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे। त्रुटियों से भी सीखने का अवसर मिलता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक टॉपिक है आपका अनुपात समानुपात का प्रत्यय। ये किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहली बात तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने अनुपात और समानुपात को कैसे पढ़ा जाता है इसका तरीका बताया है, कैसे बच्चे सीखते हैं इसका इन्होंने तरीका बताया है। अनुपात और समानुपात पे, रेशियो प्रोपोर्शनल पे, इसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर ABCD ऐसे है, यहाँ पे अनुपात है, यहाँ पे समानुपात है, तो इसमें रिलेशन होता है A/B इज इक्वल टू C/D। हम लोग कैसे करते हैं, अंदर का गुणा अंदर कर लीजिए, बाहर का गुणा बाहर कर लीजिए, मतलब कि BC इज इक्वल टू AD। ऐसे तो हम लोग भी करते हैं, इसी पर तो बेस्ड है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, इसी पर बेस्ड है कि A/B इज इक्वल टू C/D होता है। अनुपातिक विवेचन जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ये देखिए, अनुपातिक विवेचन किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अनुपात और समानुपात को समझने के लिए क्या जरूरी होता है? अनुपातिक विवेचन जो है ये जरूरी होता है अनुपात और समानुपात को समझने के लिए। अनुपातिक विवेचन, और ये दिया गया जीन पियाजे के द्वारा, यही है AB वाला मैं जो बताई हूँ, A/B इज इक्वल टू C/D। अनुपातों की तुलना करने की क्षमता का कौशल इससे आता है, जो समानुपातिक तर्क होता है। अनुपातों की तुलना करने का कौशल आता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। समानुपातिक तर्क बच्चों के गणितीय चिंतन के विकास में आधारशिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बेस बनाने का काम करते हैं बच्चों के मैथमेटिक्स थिंकिंग में। अब बच्चों की दिक् स्थान की समझ, ये भी किसके, पियाजे ने बोला है इसके लिए। बच्चों में जो दिक् स्थान का मतलब ये होता है कि स्पेस के बारे में नॉलेज होना बच्चों का, वही दिक् स्थान समझ होता है। इसके बारे में पियाजे कहते हैं कि बच्चों में दिक् स्थान की जो प्रारंभिक समझ है वो किससे होती है? उनके सेंसेस के माध्यम से होती है। उनका जो सेंसेस होता है उसके माध्यम से होती है बच्चों में स्पेस की समझ, स्थान की समझ। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभव। दृश्य तो मतलब वही होता है ना, जो आंख है ये आपका किस में आएगा? सेंसेस में आएगा। जितने पार्ट सेंसेस के होते हैं, 5 पार्ट, वही तरीके होने चाहिए। जैसे आंख के लिए क्या होना चाहिए? देखने का, दृश्य वाली चीज़ें होनी चाहिए। और वहीं ईयर की बात किया जाए तो सुनने की भी चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? इसी से स्थान की समझ आएगी। और स्किन भी आपका ज्ञानेंद्रियों में ही आता है, तो स्किन के लिए क्या होनी चाहिए? टच वाली चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि विभिन्न दृश्य और स्पर्श अनुभव के तालमेल की आवश्यकता होती है यहाँ पे, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दिक् स्थान की समझ हो रही है पियाजे के अनुसार। फिर ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। इन्होंने ये भी बोला है कि जो ज्योमेट्रिकल बोध है ये क्या होता है? एक क्रम का अनुसरण करते हैं ये। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। एक तो ये इनका जो ज्ञान होता है वो सेंसेस के माध्यम से होता है ये। दूसरी बात ये है कि इनको दृश्य और स्पर्श वाली चीज़ें चाहिए, क्योंकि सेंसेस में आइज और स्किन ऐड होते हैं, तो यही मेन है। सुनिश्चित इनका क्रम होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। और साथ में 1-2 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल वाले सीखते रहेंगे डेली, अलग अलग। इससे क्या होगा? आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में पेडागोजी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। PDF चेंज करती हूँ मैं, 1 मिनट। क्वेश्चन आपका अभी पेडागोजी पर भी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका 47 है। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ये जो शेप्स दिए गए हैं इनके बारे में कौन सा कथन है जो कि ठीक नहीं है? पहला है, पहले आप फिगर को देखिए, ये क्या है? ये एक वर्ग दिख रहा होगा आपको। वर्ग को ही क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बस एंगल का अंतर होता है। समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी वर्ग दिख रहा है, चारों भुजाएं बराबर हैं, ये भी वर्ग दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं जिसमें। तो ये दिख रहा है 3 समांतर चतुर्भुज हैं और एक आपका क्या है? आयत है। एक आपका आयत लग रहा है।
तो हम देखते हैं सभी समांतर चतुर्भुज हैं, गलत है, सभी नहीं है। इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल ये वाला समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें से ये थर्ड वाला जो शेप है ये पैरेललोग्राम नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। पेडागोजी की क्वेश्चन करते हैं। आपका 39, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है, इसे क्या बोली थी मैं, जब पूरे और अंश के बीच में जो संबंध दिखाएगा वो क्या होता है, वो पाई चार्ट होता है। और दूसरा बताई थी हिस्टोग्राम के लिए, इसमें आंकड़े जो होते हैं, सेट्स जो होते हैं, उनका क्या दिखाया जाता है, वितरण दिखाया जाता है। और जो चित्र होता है, इसमें चित्रों के नंबर्स को किसके माध्यम से दिखाते हैं, फिगर के माध्यम से। और जो दंड आलेख होता है, जिसे पाई चार्ट नहीं बोला जाता, जिसे बार ग्राफ बोला जाता है, बार ग्राफ, इसे ये देखिए बार ग्राफ, इसे क्या कहते हैं, इसमें आंकड़ों का वितरण होता है हिस्टोग्राम में, और इसमें आंकड़ों का तुलना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। आंकड़ों पूरे और अंश के बीच में संबंध, होल एंड इट्स पार्ट, इसके बीच में जो रिलेशनशिप दिखाता है वो आपका होता है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 49, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, जो स्टेटमेंट है उनको पढ़ना है। एक्सियम आर प्रोपोजिशन विच आर एज्यूम्ड, ये क्या होते हैं, एक प्रस्ताव है जिसको क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। अवगृहित विशेष प्रमेय है, क्या एक्सियम जो है वो आर स्पेशल थ्योरम है। फिर अवगृहित परिभाषाएं हैं, अवगृहित को सिद्ध करने पर वह क्या बन जाता है, प्रमेय बन जाता है। तो इसमें जो ये है गलत है, अवगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता, सिद्ध जो किया जाता है वो थ्योरम को किया जाता है, प्रमेय को किया जाता है, तो ये गलत है। परिभाषा डेफिनेशंस नहीं है, ये प्रूफ होते हैं, ये प्रमेय नहीं है। प्रमेय तो प्रूफ किया जाता है जिसे, वो प्रमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। किसमें है, फोर्थ वाला, ओनली ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे। अनुपात और समानुपात के प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किसने किया। जो आनुपातिक विवेचन है इसको किसने बताया है, यहाँ देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन के लिए, तो इसको दिया है किसने, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर है एक दूसरे के बराबर होंगी, अभी जो मैं पढ़ाई थी यूक्लिड का अवगृहित, यह अवगृहित जो अंकगणित और बीजगणित का आधार है, ये किसने दिया, यूक्लिड ने दिया। इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये टर्म दिया गया है, एक बार +5 है, एक बार -5 है, और इसके बाद बोला गया विषम संख्या पदों का योगफल। कभी विषम संख्या पदों का योगफल पूछ लेता है, कभी सम संख्या पदों का योगफल पूछ लेता है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि जो विषम स्थान पे नंबर्स हैं उनका योग करना है, या फिर विषम नंबर जो आ रहे हैं, विषम नंबर तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब तो उनका योग करना है। ये सारी चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। आपको टर्म दिख रहा होगा कि 5 है, यहाँ पे देखिए 5 है, -5 है, +5 है, तो हमें बोला जा रहा है कि ऑड नंबर्स टर्म। यहाँ पे कहने का इसके ये मतलब होता है कि ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। मतलब कि या तो ये जो 5 है, एक बार 5 लीजिए, या 3 बार 5 लीजिए, या क्या है 5 बार लीजिए 5वें स्थान पे जो है, या 7 बार लीजिए। तो उसमें इनका योगफल क्या होगा। एक बार हम पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले वाले को देखेंगे 5 हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको नहीं आ रहा होता तो भी आप क्या करते, आंसर आप लगा सकते थे कि पहले जो विषम पद है उनका क्या हो रहा है, 5 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट विषम पद, विषम जो पद है इनका योगफल क्या हो जा रहा है, केवल पहला लेंगे, पहले स्थान पे कौन है, 5 है, क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। अब सेकंड ले लेते हैं। सेकंड आपका क्या है, सेकंड 3 नंबर्स को लेना होगा, तो हम दे लेते हैं टोटल 3 नंबर्स को। यहाँ तक का होगा टोटल 3 नंबर, क्या आ जाएगा आपका, 3 नंबर टोटल कितने हैं, एक बार +5 है, फिर -5 है, फिर +5 है, तो कितना आ जा रहा है आंसर इससे, ये कट गया, फिर 5 आ जा रहा है। मतलब कि इसका आंसर 5 ही सही होगा जब विषम पूछा जाएगा। यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे लेना, मतलब एक बार 1 लीजिए, फिर 3 टर्म ले लीजिए, 3 का मतलब है, फिर 5 टर्म ले लीजिए, क्योंकि विषम संख्या पूछा गया है तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5। अब आपका आंसर आपको पता चल गया कि 2 टर्म आप करके देख चुके, आपका 5 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप देखिए, अगर यहाँ पे सम पूछा गया होता तो क्या होता, सम नंबर्स क्या होते हैं, 2 होता है,
4 होता है, 6 होता है, तो हम 4 6 इतना ज़्यादा टर्म नहीं देखेंगे, हम पहला ही टर्म अगर निकाल लेंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। और क्रॉस वेरीफाई के लिए हम 2 टर्म निकाल लेंगे, पहले 2 सेकंड टर्म का पहले देखते हैं, 2 टर्म का 2 5 लीजिए, 2 बार 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। अब हमें लग रहा है कि नहीं, पता नहीं ये तरीका सही है या फिर नहीं, हम इसलिए 4 वाले को भी ले लेंगे। अब 4 टर्म ले लीजिए पूरा यहाँ तक का, तो क्या आ जा रहा है 4 टर्म, एक बार 5 है, फिर -5 है, फिर +5 है, फिर -5 है। अब क्या आ जा रहा है यहाँ पे, 2 बार माइनस 2 बार प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये घट के सारा 0 आ जा रहा है, मतलब कि आंसर 0 ही होगा। जब सम वाला पूछा जाएगा तो यहाँ पे सम नंबर से मिलेंगे, जैसे 2 4 6 2 बार ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे, 6 बार ले लेंगे। लेकिन विषम बार संख्या में पूछा गया था तो 1 3 5 एक बार लेते, 3 बार 5 5 लेते, फिर 5 बार 5 5 लेते। लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस वेरीफाई के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है 3 वाले पे, लेकिन आंसर तो आपका फर्स्ट वाले से ही निकल जाता, क्योंकि पहला टर्म ही आपका पास था। और एक आपको पता है कि विषम संख्या होती है, जो एक होता है वो क्या है, विषम संख्या है। इस बात को भी याद रखिएगा, पेपर में आपके पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपको आगे होंगे। अब देखिए होमवर्क के लिए ले लीजिए, 6 है, -6 है, +6 है, -6 है, +6 है, डॉट 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 है। अब इसमें आप बताइए सम संख्या, यहाँ पे बस सम जोड़ लीजिए, सम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, सम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, अब आप बताइएगा क्या होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल वाले छूट रहे होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन करवा ही चुकी हूँ आपको, ओके, ये वाला भी करवा चुकी हूँ आपको, ओके। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।